नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। बच्चे देश का भविष्य माने जाते हैं, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया अपने भविष्य यानी अपने बच्चों के प्रति दयालु नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं। बाल श्रम शब्द अक्सर ऐसे कामों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक है। ये उनसे स्कूल जाने के अवसर से वंचित करता है, उनकी स्कूल की शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, समय से पहले उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करना या फिर उनकी स्कूल उपस्थिति में अत्यधिक लंबे और भारी कामों को जोड़ने का प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या 160 मिलियन बढ़ गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की भी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बाल श्रम में 8.5 मिलियन की वृद्धि हुई है। सरकार भी इस बुराई का सामना प्रमुख रूप से कर रही है। इस दिशा में सरकार का नवीनतम प्रयास बाल एवं किशोर निषेध और विनियमन अधिनियम संशोधन 2016 है। अब जानना यह है कि क्या यह अधिनियम बाल श्रम जैसी समस्या से मजबूती से निपटने के लिए पर्याप्त है या फिर इसमें अधिक प्रावधानों की आवश्यकता है। आइए चर्चा करते हैं। हमारे आज के मेहमान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट शशांक शेखर जी। शशांक जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। शशांक जी, आप एक फॉर्मर मेंबर ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रह चुके हैं। तो ये जो हमारा बाल एवं किशोर निषेध व नियमन संशोधन अधिनियम 2016 है, ये काफ़ी प्रारंभिक अध्ययन में ये काफ़ी प्रगतिशील महसूस होता है, पर अगर इसका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो इसमें ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो एक उलझन की तरह हमारे सामने आते हैं। तो जो पुराना एक्ट है और नया हमारा संशोधन 2016 का है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, तो आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है कि सबों को इसको जानने की ज़रूरत है जी। जब हम सिर्फ बालकों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं किशोर नहीं है, बाल मतलब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं, तो हम उस एक्ट की बात करते हैं जो 1986 में बना था जी। जब हम उसके साथ किशोर वर्ड जोड़ देते हैं, जो आपने जोड़ा, तो अब हम वो एक्ट की बात करें जो आज के दिन एग्जिस्ट कर रहा है। जी। एक्ट तो 86 का ही है, लेकिन 86 के एक्ट को बहुत ज़्यादा अमेंड कर दिया गया है, बहुत सारे नए प्रावधान जोड़ दिए गए। जी। तो शशांक जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जो ओरिजिनल एक्ट है वो 1986 का है जो, हाँ जी, और इसमें संशोधन 2016 में किया गया है। जी जी। तो अब ये जो 2016 में संशोधन किया गया, तो दो चीज़ें इसके पीछे दो कारण थे। जी। एक कि हम लोगों के पास राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था, जिसके अनुसार 14 साल के तक के हर बच्चे को का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। जी। ठीक है। तो हमारा जो पुराना एक्ट था 86 का, जो पुराना वाला एक्ट था जो सिर्फ बच्चों की बात करता था, उसमें बच्चों का डेफिनेशन था कि जो भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम हो, जी, वो बच्चे कुछ गिने चुने चीज़ों में काम नहीं कर सकते थे। गिने चुने ऑक्यूपेशंस में नहीं जा सकते थे, गिने चुने प्रोसेसेस में नहीं जा सकते थे, जो एक्ट में शेड्यूल के तरह से दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी में दिखाया गया था 86 में। जी जी जी। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आ जाने के बाद फिर इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो अब जो नया अमेंडमेंट है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके। एक वो ये है कि आज के दिन सेक्शन 3 ऑफ द जो अमेंडेड एक्ट है, वो कहता है कोई बच्चा कहीं काम नहीं, 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं काम नहीं कर सकता है। जी। कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है जो है कि बच्चा काम करेगा तो अपने फैमिली इंटरप्राइज में ही काम करेगा।
जी 14 साल का बच्चा अपने फैमिली इंटरप्राइज में काम करेगा और उस फैमिली इंटरप्राइज में नहीं काम करेगा जो हैजार्डस है या जो इस तरह का है जिससे उस बच्चे का राइट टू एजुकेशन खत्म हो जाए, जी उस पर असर पड़े। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट जो जोड़ा गया वो एडोलेसेंट्स की बात की गई। पहले हम 14 साल तक के बच्चे के लिए इस एक्ट को, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते थे। अब हम 14 से 18 के बीच के बच्चों के लिए भी जी। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। शशांक जी, इसमें एक्ट में क्या 2 लिस्ट हैं जो कि एक ऑक्यूपेशन और एक प्रोसेस में डिवाइडेड है? जी 2 लिस्ट हैं। ऑक्यूपेशन में मोस्ट प्रोबेबली 18 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें बच्चे नहीं काम कर सकते। दूसरा, किसी भी इटरीज, ढाबा, रोड साइड ढाबा पे बच्चा काम नहीं कर सकता। सिर्फ माइनिंग, एक्सप्लोसिव और जो ऑक्यूपेशन फैक्ट्री एक्ट्स में आते हैं, तो क्या वो ही हाजरस रह जाते हैं? नहीं, यही प्रॉब्लम था शुरू में जब जो आपने सवाल पूछा ना, आपने जी। पूछा कि वो घटा दिया गया है। जी जी तो घटा दिया गया था तो इन्हीं 3 प्रोसेसेस में, इन्हीं 3 एक्ट्स में, लॉज में जो प्रोसेसेस हैजार्डस थे जी उनको रखा गया था। लेकिन इसके सिवाय भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी जो हैजार्डस हैं। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को प्लीज ये बात बताएं कि जो बच्चे कॉटन फार्म में या फिर बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट्स में, केमिकल यूनिट्स में काम करते हैं, तो क्या वो नहीं कर हैजार्डस सकते। की लिस्ट पे वो नहीं है? बिल्कुल हैजार्डस की लिस्ट। ऐसे बहुत से बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, हैं जैसे जिसमें- जो ईंट भट्टा जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर बच्चे नहीं काम बच्चे कर नहीं सकते, काम बच्चे कर नहीं सकते। काम जी कर सकते हैं। वो बिल्कुल कैटेगराइज्ड है। अब जो नया अमेंडमेंट के बाद जो नया एक्ट आया उसमें किशोर भी, मतलब 14 से 18 के बीच के बच्चे, वो भी इन ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस में। अडोलेसेंट की जो हमारे एक्ट ने एक उम्र रखी है, उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड हैं। वो भी काम नहीं कर सकते हैं वो भी काम हैजार्डस नहीं कर ऑक्यूपेशन सकते, में। नहीं कर सकते, ना प्रोसेस में ना ऑक्यूपेशन। जी, ना प्रोसेस में और ना ही ऑक्यूपेशन Occupation में, में। जी। शशांक जी, सेक्शन 3 क्लॉज 5 जो है वो जी। अनुमति देता है पारिवारिक और पारिवारिक उद्योगों को में बाल श्रम के लिए, और अनुमति देता है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कलाकार बनने के लिए भी, पर परिभाषित नहीं करता है काम के घंटों को। क्या ये एक्ट परिभाषित करता है कि कितने जी, घंटे जी, जी, जी। बच्चे वो काम कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत जी। सवाल, बहुत पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पारिवारिक फैमिली इंटरप्राइज में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जी। अगर फैमिली इंटरप्राइज में लिस्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल का कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो बच्चे वहां नहीं काम कर सकते। जी ठीक है ना, वो एकदम प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा अगर कुछ चल रहा हो तो बच्चे वहां काम करेंगे फैमिली इंटरप्राइज में। और फैमिली इंटरप्राइज को डिफाइन किया गया है कि वो काम, वो चीजें जो फैमिली कर रही हो। फैमिली मीन्स मदर फादर, माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप के भाई बहन। जी तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। जी जी और बाद में जब रूल बना 2017 का जो रूल आया इस एक्ट के तहत, उसमें यह कहा गया कि नहीं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कह दे कि मेरे गांव का है तो ये मेरे चचेरे भाई का या मेरे भाई का बच्चा है इसलिए ये हमारे यहाँ है, काम कर जी, रहा है। जी, जी, तो वो जी। नहीं चलेगा। उसको ये प्रूफ करना होगा कि दे आर ब्लड रिलेटेड, ब्लड रिलेशन की जरूरत है या एडॉप्शन की जरूरत है। जी दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है कि वो बच्चा कभी सर्कस में नहीं काम कर सकता। कोई भी बच्चा सर्कस में नहीं काम कर सकता। तो सर्कस में काम करने वाला जो बच्चा है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं, लीगल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है। 18 साल तक के बच्चे को जी सर्कस में काम नहीं करना है। शशांक जी, एक बहुत ही सरलता से ये कह देना कि बच्चे काम कर सकते हैं छुट्टियों के दौरान या स्कूल के बाद, तो हम इसके ऊपर कैसे जान पाएंगे कि जो 3 घंटे की हमें छूट है लॉ के मुताबिक कि 3 घंटे काम कर पाएंगे, तो ये 3 के 4 घंटे नहीं होंगे या 4 के 8 घंटे नहीं होंगे? हम इस पे कैसे कंट्रोल कर ये पाएंगे? कुछ भी घंटे हो सकते हैं। जी, कुछ भी घंटे लॉ हो ने सकते लिख हैं। दिया है 3 घंटे की जी। बात करता है लॉ, लेकिन इसका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लॉ नहीं प्रोवाइड कर जी। सकता है। और ये सबसे बड़ा लूप होल है इस एक्ट के साथ जी। कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि 14 साल तक बच्चा कुछ नहीं काम जी, करे, बिल्कुल। सिर्फ पढ़ना है। जी और 14 साल तक के बच्चे को आप फैमिली इंटरप्राइज में अलाउ कर रहे हैं, और जी। जहां पे कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, किसी भी इंस्पेक्टर को जाके ये नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं होता, किसी भी इंस्पेक्टर को ये नहीं पता चलेगा कि वो बच्चा कितने घंटे काम कर रहा है। जी 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 और बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं है, फैमिली इंटरप्राइज में भी अगर काम कर रहा है तो बच्चे के जो मौलिक अधिकार हैं 4, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जी। ये चारों चले जाते हैं। समझिए, ये
सिर्फ ये नहीं है कि ये एक तरह से समझिए ये पूरे से तरह से बच्चों का बचपना ले लेता है। तो शशांक जी, जो फैमिली एंटरप्राइज है वो बेसिकली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। बिल्कुल। तो इसको ऑर्गेनाइज कर पाना एक माता पिता के ऊपर, या जैसे कि आपने कहा कि लिस्ट में माता की भी जो बहन है, हाँ, उनकी एंटरप्राइज पे भी बच्चा काम कर सकता है, पिता के जो भाई है वहाँ पे भी उनकी काम कर फैमिली सकता बिजनेस में भी बच्चा काम कर सकता है। तो ये हम इसे, जो इतना ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, हम इसे ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे कि बच्चों का शोषण नहीं हो रहा है? देखिए, इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, जिस भी फैमिली इंटरप्राइज में जी। बच्चों को काम करना है, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। जी। अगर किसी आदमी को अपने बच्चे को अपने फैमिली इंटरप्राइज में सिर्फ 3 घंटे के लिए काम कराना है, जो नॉन हैजार्डस है, जो नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन है, नॉन प्रोहिबिटिव है, और जिससे उसका राइट टू एजुकेशन नहीं जा रहा है, जी। तो उसको एक रिटन अंडरटेकिंग देना होगा, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी रजिस्टर्ड। तो ये आप फैमिली एंटरप्राइजेस के लिए भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कि ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी बच्चे को वहाँ काम करने की अनुमति देनी बिल्कुल, चाहिए। ये मैं सिर्फ फैमिली इंटरप्राइज की ही बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो रजिस्टर्ड, और जितने इंडस्ट्रीज आपके यहाँ, जितनी फैक्ट्रीज हैं, दे आर ऑल रजिस्टर्ड। वी नो कि इस प्रेमाइसेस में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। जी जी। लेकिन फैमिली इंटरप्राइज में यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। यस, एब्सोल्युटली। और ये इतना मशरूमिंग नंबर हो गया है, इतना नंबर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मॉनिटर कर सकें जी। और बात घर के चार दीवारी के अंदर रह जाती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है। जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि घर के चार दीवारी के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी बच्चों का शोषण हो सकता है, हो रहा है। जी। मैं रैदर ये कहना चाहूंगा कि घर के अंदर भी बच्चों का हर तरह का शोषण हो रहा है। जी बिल्कुल। शशांक जी, राइट टू पार्टिसिपेशन क्या है? देखिए, राइट टू पार्टिसिपेशन है कि बच्चे को अपने बारे में बोलने का हक है जी। कि उसको क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है। अपने से रिलेटेड इश्यूज पे बच्चा अपना मत देगा, और उसके मत को जानना, समझना है, उसकी बात को समझना है। शशांक जी, क्या ये एज रिलेटेड है या होना चाहिए? अप टू 18 तो है, क्योंकि ये राइट्स जो फ्लो कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। जी, एब्सोल्युटली। तो क्या 8 साल के बच्चे के पास में बोलने का हक नहीं है? बिल्कुल है, हर बच्चे के पास बोलने का हक। जी। जो बच्चा बोल सकता है, और सिर्फ बोलना नहीं, एक्सप्रेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। जी जी। यदि बच्चा रो रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम है, जी, एंड दैट्स हाउ द चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग। शशांक जी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हम मॉनिटर कैसे करेंगे बच्चे की जी चॉइस को, हम कैसे मॉनिटर करेंगे? डू दे हैव फ्रीडम टू चूज? एक चयन करने की स्वतंत्रता जो है, क्या वो बच्चे के पास में है फैमिली एंटरप्राइज में काम करने में? किसी भी इंटरप्राइज में कोई भी बच्चा जो चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहा है, देखिए, कोई किसी भी काम को करने के लिए कंसेंट की जरूरत है। जी। एंड कैन अ चाइल्ड गिव अ कंसेंट, वैलिड कंसेंट? जी। 18 साल तक से कम उम्र का बच्चा कोई कंसेंट नहीं दे सकता। जब बच्चे को यदि ट्रैफिक करके लाया जा रहा है, तो ट्रैफिकिंग में कंसेंट इमैटेरियल है। एक छोटे बच्चे को बिना ये जाने कि उसका वो फैमिली बिजनेस पे इंटरेस्ट है कि नहीं, वो ऑक्यूपेशन वो बड़े होके वो लेना चाहता है कि या नहीं, तो इसकी क्या महत्वता है? इसका कोई मतलब नहीं रह गया है फैमिली एंटरप्राइज के। जी। एक चार्टेड रूट है, एक चार्टेड रास्ता है जिस पे फैमिली चल रही है, उसी पे बच्चे को भी चलना है। जी, पर हमारे कानून ने तो ये हमें अधिकार दे दिया है, अधिकार लिखित में अधिकार दे दिया गया है कि बच्चे काम कर सकते हैं फैमिली एंटरप्राइज में। वो कर सकते हैं बच्चे, सर्टेन काम, मतलब सर्टेन चीजों को छोड़ करके बाकी में वो काम कर सकते हैं, बट दैट नीड्स टू बी रीथॉट। वहां पे एक रीथॉट प्रोसेस की जरूरत है आज भी इस एक्ट में। एक लूप होल जैसे मानते हैं आप इस? बिल्कुल, कुछ क्लॉजेस शायद इंक्लूड होने चाहिए जहां हम परिभाषित कर पाएं। नहीं, मेरे अनुसार कि कितने घंटे बच्चा अपना फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकता है और उसे कैसे मॉनिटर किया जा सकता है? वो घंटे वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सपोज एक्ट कहता है 3 घंटा अपने बच्चे अपने फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटे निकाल लीजिए बच्चों की जिंदगी से, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर क्या बचता है? जी। उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है जी, उसके पास कोई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, उसके पास राइट टू प्ले खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स सच पूछिए तो चारों के चारों राइट्स का वायलेशन है। शशांक जी, भीख मांगना बाल श्रम का एक बहुत ही खतरनाक रूप है,
पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में रोकथाम नियमों के तहत जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था विभिन्न सरकारों को, विभिन्न राज्य की सरकारों को बाल श्रम और भीख मांगने को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये बाल श्रम के जो कानून है देखिए बाल श्रम अगेंस्ट है? जी बाल श्रम के जो कानून है ना, अगर हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट की यदि हम बात करते हैं, तो इसके दोनों में से किसी भी शेड्यूल में बेगिंग नहीं है जी, लेकिन अदर फॉर्म्स हैं, जैसे रैट पिकिंग इज प्रोहिबिटिव, ठीक है ना। ये बेगिंग इटसेल्फ कहीं इसमें न तो इन्वॉल्व है ना डिफाइंड है। लेकिन बेगिंग जो बच्चे जो बेगिंग में हैं वो बच्चे अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ द ईयर 2015 जी, वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी के बच्चे, मतलब देख रेख में रखने के बच्चे हैं, जिन बच्चों पे हमें नजर रखना है, जिनको हमारे देख रेख की जरूरत है, उसमें वो लाई करते हैं जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी रेलेवेंट एक्ट्स हैं उनको भी सिंक में लाना चाहिए? बिल्कुल सिंक, जैसे कि आरटीई एक्ट है हमारा, बीड़ी सिगरेट सिगार एक्ट है, और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये भी सिंक में लाने की जरूरत है, ये रेलेवेंट एक्ट्स को बिल्कुल सिंक में लाने की जरूरत है। और देखिए जैसे अगर हम आपको कहें कि जे एक्ट जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज एन अम्ब्रेला एक्ट एज फार एज चाइल्ड राइट्स इज कंसर्न, हर तरह के बच्चों का वो केयर ले लेता है। और मैंने ऑल्दो वी कांट से कि सारे लगभग सारे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बच्चों का वो केयर ले लेता है। लेकिन सिंक में लाने के लिए अगर हम सिर्फ चाइल्ड लेबर की बात करें जी, तो चाइल्ड लेबर के साथ भी जो जितनी भी चीजें हैं उसको बताने की जरूरत होगी, क्योंकि चाइल्ड जो लेबर है वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी का बच्चा है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो शशांक जी, ऐसे में जहां हमने बात करी रेलेवेंट एक्ट्स को सिंक में लाने की और आपने जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बात करी, तो हमारे पास में सजा के क्या प्रावधान है? हमने बात करी फैमिली एंटरप्राइज को ज्वाइन करने की बच्चों की, तो जो एम्प्लॉयर है, भीख मांग रहे जो बच्चे हैं उनके भी एम्प्लॉयर हैं, लोग उन्हें भी इकट्ठा करके भीख मांगने के लिए ग्रुप्स में भेजते हैं। तो ऐसे लोगों की सजा के क्या प्रावधान देखिए, जहां तक सिर्फ भीख की बात करें, मैंने बच्चे जो पहले तो ये मैं नहीं कहूंगा कि बच्चे भीख मांगते हैं, बच्चों को भीख मांगने के प्रोसेस में डाला जाता है, क्योंकि भीख मांगना इज स्टिग्मेटिक, किसी भी बच्चे के साथ हम स्टिग्मेटिक वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो बच्चों को भिक्षावृत्ति में डालते हैं, लाते हैं भिक्षावृत्ति में। तो भिक्षावृत्ति में जो लोग ला रहे हैं, अगर आप उसको डिक्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर तो उनको क्रिमिनल घोषित करने का कोई लोकस ही नहीं होगा आपके पास। तो डिक्रिमिनलाइजेशन के पहले खास करके चिल्ड्रन इनटू बेगिंग में बहुत बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। इस पे मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि डीक्रिमिनलाइजेशन का कहीं ये असर ना हो जाए कि ये जो लोग बच्चों को क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को ला रहे हैं और ला करके इस प्रोफेशन में डाल रहे हैं, वो भी तो क्रिमिनल लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे ना। तो आपको लगता है कि भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जे एक्ट में भी प्रोविजन है जी, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जो है वो उनके तहत हम सजा जो है क्रिमिनल्स को दिला सकते हैं। में तो इट इज कंसीडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट अ चाइल्ड। शशांक जी, बाल शोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है जो है व्यावसायिक यौन शोषण, जो बच्चों को जो ट्रैफिकिंग की जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट उन्हें काम दिलाने के बहाने से बुलाया जाता है और उनका यौन शोषण उनके साथ में किया जाता है। हमारे पास में बहुत ही सख्त अधिनियम जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, और जिनके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो पर हमारे पास में और कौन से प्रावधान हैं ऐसे जिसके चलते हम बाल श्रम को रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, आपने तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट था उसका नाम ले लिया जी, पॉक्सो एक्ट। अभी वो सबसे सेक्सुअल अब्यूज अगर बच्चे का हो रहा है तो पॉक्सो एक्ट तो ऑटोमेटिकली लगेगा जी। और फिर आप अगर
चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं जी तो वहाँ पे फिर ये डिफाइंड नहीं है यौन शोषण। जी लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो बच्चे लाए जा रहे हैं, ये हो भी रहा है, जी। ट्रैफिकिंग के थ्रू लाए जा रहे हैं, तो जब एफआईआर ड्रॉ होता है तो उसमें आईपीसी का सेक्शन 370 लगना चाहिए। आईपीसी की प्रोविजंस है हमारे पास में, और सख्त कानून पॉक्सो एक्ट हाँ, जो है वो अपने भी आप में हमारे वो पास में है सख्त बच्चों को कानून है। जी। प्रोटेक्ट करने के लिए। शशांक जी, ये संशोधन जो है हमारे पास में, तो ये हमारे संविधान के जो 21A है हमारे पास में आर्टिकल, इसमें हमें ये फ्रीडम दी जाती है बच्चों को स्वतंत्रता है एक फ्री एजुकेशन की और एक कंपलसरी एजुकेशन की। तो क्या आपको लगता है ये इसका विरोधाभास है? ये सिर्फ मतलब ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में। जी। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड। और कहीं ना कहीं ये जो क्लॉज है फैमिली इंटरप्राइज में काम करने वाला, जी। इट इंटरफेयर्स विद द राइट टू एजुकेशन। ऑल्दो ये क्लॉज लगा दिया गया है कि फैमिली इंटरप्राइज में भी बच्चा तभी काम करेगा जब उसका राइट टू एजुकेशन नहीं वायलेट होगा। बट प्रैक्टिकली ये डिमार्केट करना बड़ा मुश्किल है जी। कि राइट टू एजुकेशन में उसका राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं डिमार्केट किया जा सकता है। तो ये जो बच्चों का राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, तो आप ये कहना चाहते हैं उसका विरोधाभास है या बिल्कुल नहीं? है। ये है जी। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हम 100% नहीं बोलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखा है, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज वायलेटेड तो जैसे कि हमने पहले बात कही कि बहुत सारे एक्ट्स को, जो रेलेवेंट एक्ट्स है, उनको सिंक में लाने की जरूरत है इसकी रोकथाम के लिए, बाल श्रम की रोकथाम के लिए। हाँ। तो शशांक जी, मैं आपसे आज के लिए आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी कि जो इंडस्ट्री है, CSR का क्या रोल रहेगा इसकी प्रोटेक्शन में? बिल्कुल, बहुत क्या रेलेवेंट कोई इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है? CSR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जी। और CSR में हम लोग भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं जी। कंसल्टेंट हैं। वी नीड टू सी टू इट कि CSR का फंड वैसे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाए, वैसी कंपनीज को ना जाए जहां चाइल्ड लेबर हो। जी। अगर हम वो प्रोहिबिट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम उन जगहों पे नहीं देंगे, हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे नहीं देंगे जहां चाइल्ड लेबर काम कर रहा हो। जी जी। तो दैट विल बी अ ग्रेट डीमोटिवेटिंग थिंग। तो कॉर्पोरेट, आपको लगता है कॉर्पोरेट्स जो है वो पर्याप्त रोल इसमें अदा कर रहे हैं अपना, इसकी रोकथाम के लिए, बाल श्रम की रोकथाम के लिए? कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो डेफिनेटली कर रहे हैं जी। लेकिन CSR का फंड जो यहाँ तक जाना है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स कंपनीज को नहीं जाते डायरेक्ट। जी। एक मॉनिटरिंग है, वो एक उसको रिवाइव करना चाहिए, उसके प्रोसेस को रिवाइव करना चाहिए, शायद एक नए तरीके से जो है वो मॉनिटरिंग के कुछ कानून प्रावधान हमारे सामने आने चाहिए, क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक हम इस पर रोकथाम नहीं कर पाएंगे पूरे CSR का जहां तक सवाल है, CSR इज ए कॉर्पोरेट लॉ अफेयर। कॉर्पोरेट लॉ में आप भी एडवोकेट हैं, आप भी जानती हैं कि CSR जो है सो कॉर्पोरेट लॉ से गवर्न होता है जी। और वहाँ पे मॉनिटरिंग के नॉर्म्स अब डिफाइन किए जा रहे हैं CSR के जी। उसमें बहुत ज़रूरी होगा कि इस तरह के एक्टिविटीज़ में एक अंडरटेकिंग तो लिया ही जाता है मोस्ट ऑफ द CSR फर्म्स में कि उनके यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं है, या चाइल्ड उनका अपना जो है वो जिसको हम फंड दे रहे हैं, वेदर दे हैव, अगर वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो वेदर दे हैव देयर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और नॉट, ये हम लोग देखते हैं। तो FIR जो है वो कहीं भी रजिस्टर करी जा सकती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, कहीं भी। जी, ये हमारे दर्शकों के लिए जाना बहुत जरूरी है। जो FIR है वो कहीं भी रजिस्टर करी जा सकती है। इवन इन 3 में से भी कहीं आपको ये 3 स्पॉट नहीं मिल रहा है, यू कैन फाइल ए 0 FIR एनीवेयर जहां पर कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, और वहां से वो फिर कॉज ऑफ एक्शन के पुलिस स्टेशन को वो ट्रांसफर हो जाएगा, टू विच वी कॉल 0 FIR। जी, 0 FIR कैन बी। शशांक जी, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपने हमसे अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमारे आज के मेहमान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट शशांक शेखर जी के साथ हमारे आज के विषय बाल श्रम के बारे में। स्लम डॉग जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ने पूरी तरह से दुनिया को ये दिखाया कि बाल श्रम कितना बदसूरत हो सकता है। पॉक्सो एक ऐसा अधिनियम
जिसके सख्त प्रावधानों के कारण उसे बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्रावधान के रूप में देखा गया है। क्या हमें ऐसे अधिनियम को एक आदर्श रूप में नहीं देखना चाहिए? क्या बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए ऐसा ही सख्त कानून नहीं होना चाहिए? बच्चे हमारे देश और हमारे समाज का भविष्य हैं और बच्चों की बचपन की ज़रूरतों को किसी भी कीमत पर बचाना है। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।